अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल के एपिसोड 4 में आप लोग का स्वागत है। पिछले बार हम जीएनपी के आधार पर गरीब देश और अमीर देश के देखे थे आंकड़ा के मातृभाषा के आधार पर गरीब देश का जीएनपी और अमीर देश का जीएनपी। तो हम आंकड़ा के हिसाब से पाए कि जो अपनी भाषा मातृभाषा में पढ़ते हैं उस देश का जीएनपी अधिक होता है, और जो विदेशी भाषा में पढ़ता है वो औपनिवेशिक भाषा में पढ़ता है वो उस देश का जीएनपी कम होता है और वो गरीब राष्ट्र भी रहता है एक तरह से। तो आंकड़ा क्या कहते हैं? हमारा तात्पर्य यह नहीं कि ये सब देश मात्र इस भाषाई वर्गीकरण के कारण से निर्धन है। सहसंबद्धता कारण को प्रमाणित नहीं करती। कारण को प्रत्यक्ष देखने के लिए हमें अधिक दूर देखने की आवश्यकता नहीं। निर्धन 20 देशों में से 19 यूरोपीय शक्तियों द्वारा शोषित उपनिवेश रहे हैं। आंकड़ा में जो 20 देश थे उनमें से 19 यूरोपीय शक्ति द्वारा क्या थे? शोषित देश थे, और 20वां एक संरक्षित राज्य रहा। अतः निस्संदेह एक महत्वपूर्ण घटक अथवा कारण है। भाषाई दसत्व के अध्ययन के फलस्वरूप श्रेणी भेद और दूरगामी आर्थिक सामाजिक परिणामों के होते हुए भी यह स्पष्टता एक महत्वपूर्ण विषय है। भाषा आधारित श्रेणी भेद लोगों को अनेक प्रकार से आहत करता है। क्या आहत करता है? पहला है, इससे स्थानीय संस्कृति की तुलना विदेशी संस्कृतियों को महत्व मिलता है। इससे लोगों के मूलभूत विश्वास और स्वाभिमान में कमी आने लगती है। विदेशी भाषा में पढ़ाई के कारण भारत में भी ऐसा ही हुआ। भारत की संस्कृति जो नष्ट हो गया है, भारतीय संस्कृति अब नाम मात्र का रह गया है, और ये अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ने के कारण ये वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से भारत देश पर हावी हो गया है। सेकेंड, इसे देश की बौद्धिक और नीतिपरक मान्यताओं से टूटन जन्म लेने लगती है। औपनिवेशिक विश्व दर्शन के माध्यम से इस प्रकार गतिविधियाँ प्राय औपनिवेशिक भाषा वाले वातावरण में चलती है। थर्ड है, समूची जनता को भिन्न भिन्न भाषा से उच्च अध्ययन के पुनर्शिक्षण का खर्च उठाना पड़ता है। इससे स्थानीय भाषा में शिक्षित लोगों को प्रगति के लिए एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपनिवेशवादी उच्च वर्ग अन्य से ऊपर उठा रहता है और दूसरे लोगों के मन में उन्हीं के अनुकरण की महत्वाकांक्षा पलती रहती है। यह अत्यंत दुखद बात है कि इस विषय पर चिंतन मनन और विश्लेषण नहीं होता। इस विषय पर क्या होना चाहिए? चिंतन मनन और विश्लेषण होना चाहिए। अगर सब कोई अगर सोचने लगेंगे ना, समझने लगेंगे, तो वो खुद ही वो अपनी मातृभाषा में सब पढ़ाई करने लगेंगे। अपने बच्चों को माता पिता अपने बच्चों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। उच्च वर्ग में अंग्रेजी को अपनाने की अप्रतिभता की भावना बनी रहती है। यहाँ तक कि भारत में हाल ही की आर्थिक प्रगति को भी अंग्रेजी अपनाने से जोड़ा जाता है। भारत के मूर्ख लोग क्या करते हैं? आर्थिक प्रगति को अंग्रेजी अपनाने से जोड़ते हैं। तो फिर जर्मनी, जापान, चीन को तो गरीब रहना चाहिए था इस हिसाब से। हाँ, औपनिवेशिक का दिमाग अभी जो है ना, अभी वो ठीक नहीं हुआ अच्छा से। लॉर्ड मैकाले कहते थे ना कि शरीर से केवल भारतीय रहेगा, मन से गुलाम ही रहेगा, मेरा दास रहेगा, अंग्रेज लोग कहता था। क्या व्यापार और व्यावसायिक सफलता का अंग्रेज के साथ कोई संबंध है? लेखक इस पर बात करते हैं। तो भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को प्राय प्रतिस्पर्धात्मक लाभों और हाल ही की आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। ऐसे अभिमत को प्रायः स्वाभाविक सत्य के रूप में देखा जाता है। फिर यह धारणा इस स्तर पर व्याप्त है कि वास्तव में इसकी प्रामाणिकता के परीक्षण व अध्ययन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाती। क्या वैश्विक व्यावसायिक सफलता अंग्रेजी के ज्ञान से जुड़ी है? उत्तर होगा कदापि नहीं। क्या, हम भी आपसे पूछ रहे हैं, क्या वैश्विक सफलता अंग्रेजी के ज्ञान से जुड़ी है? नहीं। ऊपर दिए गए तालिका में दिए गए आंकड़ों और उनके विश्लेषण ऐसे मिथ्या धारणाओं को क्या करते हैं? खंड करते हैं। आइए हम कुछ विशेष उदाहरणों से पुनः फिर से विश्लेषण करते हैं। पूर्वी एशियाई मुख्य आर्थिक शक्तियाँ जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान सभी गैर अंग्रेजी भाषी है। देखिए, हम अगर एशिया देश के जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान को देखें तो यहाँ पर क्या है? गैर अंग्रेजी भाषी है। फिर भी ये देश जो है उन्नत देश है। जापान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे से ही रिसोर्सेज लेके आज इतना विकसित हो चुका है, और हमारे पास रिसोर्सेज संसाधन होते हुए भी हम उतना विकसित नहीं है जितना कि जापान विकसित है। ये मातृभाषा के कारण ही है। इन देशों में अन्याय उच्च शिक्षा की तरह व्यावसायिक विद्यालयों में भी अंग्रेजी नहीं बल्कि जापानी, कोरियन और चीनी भाषा चलती है। अगर उन देशों की बात किया जाए तो उच्च शिक्षा किस भाषा में होती है? उसकी अपनी भाषा में होती है। जापान का जापानी में, कोरिया का कोरियन में और चीनी का चीनी में। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में अंग्रेज लोग जो यहाँ बहुत सारे पैदा हो गए हैं तो अंग्रेजी ही ना पढ़ेंगे, इंग्लिश ही पढ़ेंगे। और माता पिता भी सब अपने बेटा बेटी को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रभक्ति तो रहा ही नहीं। तथापि इन राष्ट्रों ने ऑटोमोबाइल से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंडा, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और अनेक ऐसी कंपनियां दी है। एशिया की प्रमुख 1000 कंपनियों में से 792 इन्हीं 3 देशों से हैं। बताइए, वो अपनी मातृभाषा में पढ़कर कोरिया, ताइवान, जापान और 1000 कंपनी में से 792 को उसका है। भारत के अगर देख लिया जाए तो
1000 में से 20 कंपनियां केवल भारत पर है। ये इससे पता चलता है कितना भारत पीछे जा रहा है। भारत अंग्रेजी के कारण जो है ना बहुत पीछे पिछड़ चुका है। आज जितना आगे है बोलता है आगे हैं और बहुत गुना आगे रहते इससे। अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते रहते तो शायद विश्व गुरु ही रहते इस समय। एशिया की प्रमुख 1000 कंपनियों में से 792 क्या है इन्हीं देशों के हैं, जिनमें क्या है टोयोटा, सोनी, सैमसंग, होंडा, इस तरह का पैनासोनिक। इनकी तुलना में भारत के प्रमुख 1000 कंपनियों में से मात्र 20 कंपनियां ही है और इनकी कुल बिक्री इसका 2% भी नहीं है। बताइए। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान के किसी गांव का कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सफल व्यावसायिक अगुवा बनने की आकांक्षा पूरी कर लेता है। बोल रहे हैं लेखक कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान में अगर आप देखें तो वहाँ की सभी बच्चा, स्टूडेंट, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हो, सभी लोग जो भी पढ़ाई करना चाहें वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर संघर्ष नहीं करना पड़ता है भाषा को तौर पर लेकर। अब अलग अलग स्टेट का ही भारत में देख लीजिए, अलग अलग स्टेट का अपना हिंदी भाषा में पढ़ाई किया। अब उसको हायर एजुकेशन लेना है, IIT करना है, IIM करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पर बाधा आता है क्या, भाषा। जबकि ताइवान, कोरिया और जापान में ऐसा व्यवस्था नहीं है। इस कारण से क्या हमारा भारत देश भाषाई तौर पर पीछे पिछड़ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, सफल व्यावसायिक अगुवा बनने की आकांक्षा पूरी कर लेता है, क्योंकि शिक्षा माध्यम के रूप में इसके लिए उसे थोपी गई किसी बाहरी भाषा की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। फलस्वरूप इससे समूचे राष्ट्र की बौद्धिकता क्षमता का दोहन संभव हो पाता है। उच्च स्तरीय भाषा भेद वर्गीकरण से ग्रस्त राष्ट्रों की स्थिति इसके विपरीत है। उच्च स्तरीय भाषा भेद वर्गीकरण से ग्रस्त राष्ट्रों की स्थिति क्या है, विपरीत है। भारत में ग्रामीण विद्यालयों के हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम हरियाणा के एक गाँव खंडोरा में गए थे। लेखक पहले भी पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं कि एक सर्वे के दौरान हम हरियाणा के गांव खंडोदरा में गए थे तो वहां के बौद्धिक क्षमता से संबंधित एक परीक्षण के तहत लगभग 33% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहाँ सभी बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले ही थे। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अनायास अंग्रेजी वातावरण में होने वाले परिवर्तन से इनकी बौद्धिक क्षमता पर आघात से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। बच्चा बहुत टैलेंट है। किस में टैलेंट है, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने के कारण। और जब बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वहाँ टैलेंट खो जाता है, क्योंकि एकदम ही नया विचित्र सा भाषा पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, भारतवासी के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को चाहिए कि अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर पूर्णतः मातृभाषा में पढ़ाई को लागू करें, तभी भारत देश विकसित हो सका, उन्नत हो सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। उन्होंने भाषा के विषय पर बोलते हुए आगे कहा, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यदि उच्च शिक्षा में भी देसी भाषी माध्यम की निरंतरता बनी रहती तो हमारे बच्चे सफल हो सकते हैं। वहाँ के टीचर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण वर्ग से हैं, क्षेत्र से हैं, और भाषी माध्यम की निरंतरता अगर बनी रहती, देसी भाषी की माध्यम की निरंतरता बनी रहती उच्च शिक्षा में भी, तो बच्चे, यहाँ के सभी बच्चे क्या होते हैं, सफल होते हैं। यहाँ के बच्चों में 8वीं से 10वीं कक्षा तक जाते हैं तो उनमें अंग्रेजी के कारण से एक हीन भावना आने लगती है। जो मातृभाषा में पढ़ते हैं उनको क्या आने लगती है, हीन भावना आने लगती है आगे, और ये आगे जाने में क्या होता है, बाधा बनता है। आगे के उच्च अध्ययन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें माध्यम के रूप में विदेशी अंग्रेजी की बाधा से निपटना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस धारणा की भारत की सॉफ्टवेयर की सफलता का कारण अंग्रेजी ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार एक और सब कहता है कि भारत में सॉफ्टवेयर की सफलता का कारण अंग्रेजी का ज्ञान है। अगर ऐसा है तो फिर इजराइल को तो होना ही नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर में आगे का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि वो हिब्रू भाषा में पढ़कर वो अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर चुका है। वहाँ का कंप्यूटर, मोबाइल जो भी आप देखेंगे वो हिब्रू भाषा में ही रहता है, टाइपिंग हो कुछ भी हो। अब भारत देश में सब इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं। यदि यह सत्य है तो अंग्रेजी भाषी देशों को निरंतर इसका लाभ होना चाहिए था। विशेष रूप से केन्या जैसे देश जो अंग्रेजी आधारित उपनिवेश और वर्ग भेद के इतिहास का हिस्सा रहा है। लेखक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उस प्रकार से अगर आपका लॉजिक है तो केन्या को तो बहुत आगे रहना चाहिए सॉफ्टवेयर में। चूँकि वहाँ अंग्रेजी में कार्य करने वाले विशाल संख्या था, उसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की तुलना में अधिक सफल होना चाहिए था। लेखक बोल रहे हैं कि केन्या जो है अंग्रेजी में कार्य करने वाले वहाँ पर विशाल संख्या है, अतः सॉफ्टवेयर में भारत से आगे होना चाहिए था उसको, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं इजराइल का। पुनः इजराइल जहाँ हिब्रू और अरबी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है। देखिए भारत में जिस प्रकार से अभी संस्कृत का हाल है उसी तरह से इजराइल में हिब्रू भाषा का हाल था, लेकिन इजराइल उस पर अमल करके अपनी भाषा को उन्नत किया
और हिब्रू भाषा में पढ़ाई करके यह सब चीज़ संचालित ऑफिशियल लैंग्वेज हर चीज़ हिब्रू भाषा में ही होता है। तो इजराइल जहाँ हिब्रू और अरबी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ भी सिद्धांत के खोखलेपन को उजागर करता है, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। देखिए, इजराइल विकसित देश है। इजराइल में 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व भर से लोग आकर आबाद हुए। ये लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, तथापि इजराइल ने अपनी राजकाज की भाषा के लिए अंग्रेजी को नहीं बल्कि हिब्रू को चुना। इजराइल किसको चुना? हिब्रू भाषा को। हम लोग भी चाहिए कि अपनी मातृभाषा का चयन करें जो हिंदी हो, क्योंकि हिंदी जो है भारत के लगभग हर राज्य में बोला जाता है। 8 राज्य में मुख्यतः बोला जाता है, लेकिन समझा जाता है सब राज्य में। वो नेशनल राष्ट्रीय तौर पर हो सकता है भाषा। बाकी जो अपनी मातृभाषा है हर राज्य का वो अलग अलग, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करे। हिंदी एक बात करने का लैंग्वेज हो जाएगा, सभी कम्युनिकेशन करने का लैंग्वेज हो जाएगा। आज अंग्रेजी का जो वर्चस्व है भारत में वो हिंदी को मिलना चाहिए। ये हिंदी के साथ बहुत ही अपमान हो रहा है। हिब्रू एक ऐसी भाषा थी जिसे तब मृत अथवा शास्त्रीय भाषा कहा जाता था। हिब्रू को आधुनिकता के आधार पर विकसित किया गया। यह भारत में औपनिवेशिक पसंद अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत को सरकारी और संपर्क भाषा के रूप में चुनने के समान ही होगा। बोले कि भारत में जिस प्रकार संस्कृत है उसी प्रकार से हिब्रू ही था। इजराइल में मृत हो चुका था, भारत में संस्कृत अभी मृत हो चुका है। केवल 20,000 यहाँ पर बोलने वाला भी है। 143 करोड़ आबादी में केवल 20,000 शायद बोलता है। सोचिए कितना संस्कृत की दुर्दशा हो चुका है। इजराइल छोटा सा देश है, फिर भी वो उतना विकसित है, भारत से ज़्यादा विकसित है। सॉफ्टवेयर अग्रदूत के रूप में कथित प्रसिद्धि के बावजूद भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि भारत की भाषा क्या बने? संस्कृत बने, क्योंकि हिंदी को लेकर तो साउथ में विरोध होता रहता है हमेशा। तो भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि संस्कृत तो सब कोई स्वीकार करता है, वो तमिल कन्नड़ सब कोई संस्कृत को, क्योंकि शास्त्र में संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है, संस्कृत सब कोई जानता है समझता है, इसलिए संस्कृत का कोई विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर को कोई बात नहीं सुना। सॉफ्टवेयर अग्रदूत के रूप में कथित प्रसिद्धि के बावजूद भारत ने $6.5 बिलियन का कुल सॉफ्टवेयर निर्यात किया। वर्ष 2001 के आंकड़े भारत का 100वां हिस्सा, वास्तव में दिल्ली की आधी जनसंख्या से भी कम। इजराइल ने उसी अवधि में $2.5 बिलियन का सॉफ्टवेयर निर्यात किया। सोचिए कितना इजराइल सॉफ्टवेयर में आ गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि विश्व का प्रमुख अभ्यांतरिक संस्थान टेक्नियन हिब्रू माध्यम का संस्थान है। देखिए, प्रमुख इंजीनियरिंग जो संस्थान है टेक्नियन क्या है? हिब्रू माध्यम का संस्थान है। जहाँ मैं हाइफा इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट परिसर में गया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय के अंदर परस्पर वार्तालाप और संप्रेषण की भाषा न केवल हिब्रू थी, बल्कि उन्हें संगणक पर हिब्रू के ही कीबोर्ड का ही प्रयोग व्यवहार करते पाया गया। बोल रहे हैं कि जब मैं इजराइल के ऑफिस में गया माइक्रोसॉफ्ट परिसर में, तो वहाँ देखकर हम बहुत ही आश्चर्य हुए, क्योंकि वहाँ का जो ऑफिस था वहाँ परस्पर वह बात भी कर रहे हैं तो वहाँ का भाषा हिब्रू में ही बात कर रहे हैं। और कंप्यूटर मोबाइल में जो कीबोर्ड है जो चला रहे हैं वो सभी क्या किस में है? हिब्रू भाषा में ही है। ये होता है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति मतलब ये कि अपनी कल्चर में ढल जाना, अपने धर्म में ढल जाना, भारतीय परिवेश में ढल जाना। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर प्रबंधक के रूप में मैंने मेधावी प्रतिभाओं को खोज में विश्व भर से प्रतियोगी साक्षात्कार के लिए मेरे द्वारा चयनित कुछ लोग तो रूस से आए। देखिए, इंजीनियर को चयनित किए हैं तो कुछ लोग कहाँ से आए? रूस से आए। और रूस से जो इंजीनियर साहब आए उनको अंग्रेजी नहीं आता था, उनको रसियन आता था, वो रसियन में बात करते थे। तो लेखक बोल रहे हैं कि उनको अच्छा से अंग्रेजी नहीं आता। क्यों अंग्रेजी आना चाहिए? अंग्रेजी है तो अपना रसियन भाषा में पढ़ेंगे ना। रूस का है रसियन भाषा में पढ़ेगा, भारत का है अपना हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। उसको नहीं आता है वो गर्व की बात है, अंग्रेजी आना तो मूर्खता है। तो रसियन को समझने के लिए लेखक को दूसरे कोई ट्रांसलेटर लेकर आना पड़ा। मेरे द्वारा चयनित कुछ लोग तो रूस में आए और अंग्रेजी के ज्ञान के लिए नहीं चुना गया था। अधिकांश मामले उनका अंग्रेजी का ज्ञान इतना अधकचरा था कि उनके लिए साक्षात्कार के लिए मुझे एक रूसी भाषी व्याख्याकार की व्यवस्था करनी पड़ी। लेखक बोले ना, मेरे द्वारा चयनित वे रूसी इंजीनियर सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों में से थे। देखिए, वो रूसी इंजीनियर क्या थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सबसे श्रेष्ठ थे। फिर भी उनको अंग्रेजी नहीं आता था। अंग्रेजी नहीं आता था, इसका मतलब ये थोड़ी कि अंग्रेजी जिसको नहीं आएगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्वश्रेष्ठ न बन सकता है। बन सकता है, इसीलिए तो लेखक उदाहरण दे रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा अंग्रेजी पर केंद्रित होने से अपनी जनसंख्या का बहुत कम भाग बौद्धिक रूप से विकसित हो पाता है। भारत में उच्च शिक्षा अंग्रेजी पर केंद्रित होने से अपनी जनसंख्या का बहुत कम भाग क्या होता है? बौद्धिक रूप से विकसित हो पाता है। कुछ परसेंट 10% बौद्धिक रूप से विकसित होता है। अगर भारत की भाषा मातृभाषा होने लगे तो 100% होगा। हरियाणा के खंडोदरा के मेधावी बच्चे भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की चाहत में कांच की छत आधारित एक ऐसी अदृश्य बाधा से टकराते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है।
भारत में स्थिति अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं बल्कि हमारी दोषपूर्ण सरकारी नीति से है। भारत में IIM में प्रविष्ट हेतु प्रवेश परीक्षा न केवल अंग्रेजी माध्यम से होती है बल्कि अंग्रेजी माध्यम की मौखिक योग्यता और पठनीय क्षमता उस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग रहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय में वकील एवं न्यायाधीश बनने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। देखिए भारत देश में क्या हो रहा है, IIM करना है आपको, IIT करना है आपको, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, तो आपको बिना अंग्रेजी के हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ ही आदमी भारत के कुछ ही % जो है बौद्धिक रूप से विकसित हो पाते हैं, पूरी नहीं विकसित हो पाते हैं। जो मातृभाषा में पढ़ाई किए हुए रहते हैं वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इस तरह से भारत के विकास में बहुत बड़ी एक बाधा है। एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए सरकारी अनुदान संचालित सर्वश्रेष्ठ संस्था अंग्रेजी माध्यम की है। भारत के अधिकारी वर्ग अथवा नौकरशाही के चयन हेतु लोक सेवा परीक्षा से उत्तीर्ण होने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है। और IAS भी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें भी अंग्रेजी है। ज़्यादातर सब इंग्लिश पढ़ने वाला ही सफल होते हैं। हिंदी भाषी तो 1-2 हो जाते हैं, उसी में सब चिल्लाते रहते हैं। ज़्यादा तो दबदबा इंग्लिश का ही है। अंग्रेजी वर्ग व्यवस्था इस प्रकार न केवल सामाजिक क्षेत्र बल्कि बतौर सरकारी नीति बरकरार है। भारतीय भाषाएं गौण है, भारतीय भाषा क्या गौण है, अंग्रेजी भाषा कह न सकते हैं क्या है, और अंग्रेजी का प्रधान है। यह संदेश स्पष्ट तौर पर मुखर है। आप निचली अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, निचली अदालतों में कर सकते हैं, लेकिन परंतु उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी ना चलेगी। इसी प्रकार से है, आप मैट्रिक इंटर तो कर सकते हैं भारतीय भाषा में, बाकी IIT IIM ये सब ना कर सकते हैं, लॉ का पढ़ाई ना कर सकते हैं। परंतु एक अधिकारी होने के लिए आपको परीक्षा अंग्रेजी में ही देनी होगी। आप मातृभाषा पढ़ के सेना में जा सकते हैं, ग्रुप D वगैरह ये सब कर सकते हैं। आपको अच्छा नौकरी बिना इंग्लिश के नहीं लगने वाला है। बिना नौकरी अच्छा सेंट्रल ना ले सकते हैं, SSC ना ले सकते हैं, UPSC ना ले सकते हैं। औपनिवेशिक मानसिकता और बोध सरकार प्रदत्त भेदभाव भाषाई वर्ग भेद में परिवर्तित होता है। यही स्थिति अंग्रेजी के स्वाभाविक वर्चस्व और अपरिहार्यता को जन्म देती है। इस विषय पर दिए जाने वाले तर्कों को प्रगति पर पिछड़ेपन व आर्थिक उन्नति पर उग्र राष्ट्रवाद या क्षेत्रवाद को प्राथमिकता देने के अर्थों में लिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे परे है। अधिकांश भारतीयों पर उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थोपना अपने आप में महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ है। यह बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों के बौद्धिक विकास में बाधा है। इससे आर्थिक विकास मंद पड़ता है और निरंतर दुर्बल व भेदभाव की चरम स्थिति उत्पन्न होती है। विदेशी भाषा पढ़ने क्या भेदभाव होती है और भेदभाव की चरम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में भी तो यही हो रहा है। इस प्रकार अंग्रेजी एक ऐसी भाषा के रूप में उभर कर सामने आती है जो भारत के प्रगति की बजाय पिछड़ेपन का कारण बनकर उभर आती है। भारत के लिए अंग्रेजी में पढ़ाई करना अभिशाप है, श्राप है। भारत अंग्रेजी एक ऐसी भाषा के रूप में उभर कर सामने आती है जो भारत की प्रगति की बजाय किसका कारण बनती है, पिछड़ेपन का कारण बनकर सामने आती है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष निकला कि अंग्रेजी अपनाने को भारतीय भाषाओं के उन्मूलन की प्रक्रिया में इसके सांस्कृतिक अवमूल्य की प्रायः आलोचना होती है। फिर भी आर्थिक उन्नति के नाम पर प्रायः इसके प्रयोग की उचित ठहराया जाता है। बड़े पैमाने पर विदेशी भाषा अपनाने से होने वाले सांस्कृतिक अवमूल्यन के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा के आर्थिक आधार के तर्क को भी हमें आलोचनात्मक ढंग से विचारना होगा। अंग्रेजी की अपरिहार्यता के तर्क प्रायः विकास और प्रगति की वकालत के नाम पर दिए जाते हैं। इस लेख के द्वितीय भाग में अंग्रेजी की अनिवार्यता के इन तर्कों को हम भारतीय समाज में वर्तमान अंग्रेजी वर्ग प्रथा इसके ऐतिहासिक मूल के साथ जोड़कर देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।